मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 9 की क्षितिज पुस्तक का पाठ 2 लहासा की ओर, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। कल हमने राहुल सांकृत्यायन के जीवन परिचय के बारे में पढ़ लिया। आज हम उनकी यात्रा प्रारंभ करते। लहासा स्थान है जहाँ नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। जिस रास्ते से लेखक तिब्बत की यात्रा प्रारंभ करते हैं, वहाँ से हिंदुस्तान की बहुत सी चीज़ें भी जाती थी और यह एक सैनिक रास्ता भी था। तो यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए थे। सैनिक रास्ता होने के कारण यहाँ पे फौजी चौकियाँ और किले बने हुए थे, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। और आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़े। जिस रास्ते से राहुल सांकृत्यायन यानी लेखक जिस रास्ते से यात्रा कर रहे थे, वहाँ कोई घर नहीं था, गिने चुने मकान थे। जिस प्रकार जैसे किसान हैं, वहाँ कृषि के माध्यम से वहाँ रुके थे, तो वो घर थे, वही घर आबाद थे, बाकी सुनसान रास्ता था। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। परित्यक्त का मतलब है त्यागा हुआ, यहाँ पे अर्थ होगा एक अलग ही। वहाँ पे एक चीनी किला एक अलग ही दिख रहा है। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। लेखक चीनी किले के अंदर चाय पीने के लिए ठहरे थे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। यहाँ आराम की बातों में देखिए, जैसे यहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं, और न औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। जब राहुल सांकृत्यायन ने ये यात्रा प्रारंभ की तो एक भिखारी के रूप में, भिखमंगे के वेश में यात्रा प्रारंभ की थी। तो इस कारण लोग वहाँ उन्हें घर में घुसने नहीं देते थे, क्योंकि चोरी का डर लगता था। और बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। इतने अच्छे लोग थे वहाँ पे। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, चाहे आप अनजान व्यक्ति हो, फिर भी वहाँ घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोड़ी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन यानी खोटी में रखकर आपको दे देगी। अब आप कह रहे हैं कि ये चाय का सामान, जैसे चाय दे दो, मक्खन सोडा नमक, ये सब आप अपनी झोली में से सामने उनकी घर की कोई सासू है या बहू है, उसको आप दे दोगे, तो वो चाय को कूट के चोड़ी यानी उसमें कूटते हैं चाय को, तो दूध वाली चाय के रंग की बना के और आपको मिट्टी के बर्तन में डाल के दे देगी। और यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोड़ी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। कह रहे हैं कि वहाँ के लोग इतने अच्छे थे, अगर आपको शक भी होता है कि आपका जो मक्खन है वो पूरा चाय में नहीं डाला है, तो आप वहाँ से खुद डाल के और दे सकते हो उनको। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी यानी चलते हुए रास्ते से मांगने के लिए आया। हमने वह दोनों चिट्ठें उसे दे दी। चिट्ठें वो हैं जो मजिस्ट्रेट ने इनको दी थी लेखक को। जब वो यात्रा प्रारंभ कर रहे थे तो मजिस्ट्रेट के द्वारा लिखी हुई 2 चिट्ठें थी, वो उन्होंने राहदारी मांगने वाले व्यक्ति को दे दी। शायद उसी दिन हम थोड़ला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। थोड़ला ये स्थान का नाम है। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। सुमति राहुल सांकृत्यायन के दोस्त का नाम है। और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। वहाँ पे सुमति के जान पहचान के लोग थे, तो वहीं वो रहने लग गए। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे।
लेखक कह रहा है कि जब हम यहाँ से गए थे, यात्रा प्रारंभ की थी, तब हम एक भिखमंगे के रूप में गए थे, लेकिन जब हम 5 साल बाद वापस आए तो हम भिखमंगे के वेश में नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में आए और घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस व्यक्ति की परिस्थितियाँ परिवर्तित हो गई थी। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। तत्कालीन परिस्थितियां ही ऐसी थी कि वहां रहने के लिए जगह नहीं दे रहे थे लोग। खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। उस समय व्यक्ति छड़ पीकर यानी शराब पीकर कम होश हवास में रहते थे। इस कारण सभी पर उनको शक होता था, तो वो घर में किसी को नहीं ठहरने देते थे। अब हमें सबसे विकट डांडा थोगला पार करना था। ये भी स्थान का नाम है, जो बहुत ही विकट रास्ता है। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते हैं। यह बहुत ही विकट रास्ता था, बहुत ही ऊंचा रास्ता था। इस कारण यहाँ पे कोई गांव गिराव नहीं है, कोई मकान नहीं थे, कोई लोग वहाँ पे नहीं ठहरते थे। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता है। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती। वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिलता। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जो वो डाकू वहाँ रहते थे तो वो सबसे पहले जाकर मकान के जो ऑनर होते हैं, मालिक होते हैं, उनका खून कर देते थे। उसके बाद वो सारा पैसा लूट लेते थे, तो गवाह का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसलिए पुलिस वालों पर इतना खर्च नहीं किया जाता था। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल, बंदूक लिए फिरते हैं और डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया है। शायद खून की उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भीख मंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते तो टोपी उतार, जीभ निकाल, कुची कुची 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेखक कह रहे हैं कि जब हमें लगता कि ये डाकू है और तो हम वहाँ पे भीख मंगे तो थे ही, तो हमें खून की तो परवाह ही नहीं थी। वो पैसे वाले लोगों के घर लूटते थे, तो हम वहाँ पे क्या करते, अपनी टोपी उतार के, जीभ निकाल के और बोलने लग जाते थे, कुची कुची 1 पैसा, यानी मुझे 1 पैसा दया करके आप 1 पैसा दीजिए, कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। जब लेखक को अगला जो पड़ाव था जाना था तो वो 16-17 मील दूर था, इसलिए और उनके पीठ के पीछे सामान भी बहुत लादा हुआ था, तो उस कारण उसने अपने दोस्त से कहा कि हम 2 घोड़े कर लें और सामान भी रख लेंगे और उस पर चढ़ के चलेंगे। धन्यवाद। आगे की यात्रा हम कल करेंगे।